बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है द फिलॉसफी ऑफ द थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी अबाउट द ह्यूमन नेचर एंड मोरल वैलिटीज अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स ने क्या फिलॉसफी दी है। अब स्टेट ऑफ नेचर जो हॉब्स के मुताबिक है वो ये है कि ये वो टाइम है जब कोई गवर्नमेंट नहीं बनी थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स कर सके। हर कोई जो था वो अपनी मर्जी का मालिक था, सब्जेक्टिव फ्रीडम थी वहाँ पर, और एक ट्राइबल सिस्टम था, मतलब कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। और स्टेट ऑफ नेचर में जो इंडिविजुअल रहता था उसके पास सब्जेक्टिव फ्रीडम था, मतलब कि वो अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करता था, अपने इंटरेस्ट को देखता था, ना कि कॉमन गुड को देखता था। सब जो है ना एक परपीचुअल वॉर में घिरे हुए थे और सब अपने अपने मुफादात को देखते थे, क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह की ना ही पनिशमेंट हुआ करती थी, ना ही कोई लॉ हुआ करता था, ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी। वहाँ पर एक सब्जेक्टिव फ्रीडम हुआ करती थी। और सब्जेक्टिव फ्रीडम से मुराद है कि सेल्फ रिगार्डिंग, अपने ही बारे में सोचना, अपनी डिज़ायर्स को देखना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना। तो स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल एक कायोटिक स्टेट में था, और इस कायोटिक स्टेट में जो है लोग मुकाबला करते थे एक दूसरे के साथ ओवर रिसोर्सेज या लैंड पर मुकाबले किए जाते थे, कॉम्पिटिशन्स, और फिर यही कॉम्पिटिशन्स जो है आगे जाकर कन्फ्लिक्ट्स का शिकार होते थे और इनसिक्योरिटी आती थी, मतलब कि इन्हीं छोटी बातों की वजह से आपस में लड़ाई हो जाती थी और फिर ऐसे कत्लेआम हो जाता था। स्टेट ऑफ नेचर में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना लाइफ सिक्योर थी, ना प्रॉपर्टी सिक्योर थी, कुछ भी सिक्योर नहीं था। इस किस्म की जो सिचुएशन है वो हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर की बताई है। तो हॉब्स के मुताबिक जो लाइफ थी स्टेट ऑफ नेचर में वो सॉलिटरी थी, तन्हा थी, पुअर थी, नेस्टी थी, गंदी थी, ब्रूटिश वहशियाना थी और शॉर्ट थी। शॉर्ट इस तरह से थी कि छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स पर लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते थे, कोई लाइफ की गारंटी नहीं थी, ना ही कोई सेल्फ प्रिजर्वेशन थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, जो प्री सोसाइटियल कंडीशंस थे, उसमें कोई मॉरल या सोशल ऑर्डर नहीं था, मतलब कि कोई इखलाकियात नहीं थे स्टेट ऑफ नेचर में, और कोई सोशल ऑर्डर नहीं था। का मतलब ये है कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो कि एक सोसाइटी को मेंटेन कर सके। सब जो है ना अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे। अगर स्टेट ऑफ नेचर में देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ जंगल था। किसी किस्म का लॉ नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई इन्फोर्समेंट नहीं थी, कोई लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात है, कोई लॉ बनाने वाली ऐसी अथॉरिटी भी नहीं थी। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर में लाइसेंस था। लाइसेंस का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो कि नेगेटिव सेंस में चली जाती है। हर बंदे के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम होती थी, जैसे उसका दिल चाहता था और जैसे वो करना चाहता था वैसे ही करता था, जिसको आप सब्जेक्टिव फ्रीडम भी कह सकते हैं, जो कि सेल्फ रिगार्डिंग है। स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के दरमियान मिसट्रस्ट पाया जाता था। इस तरह से मिसट्रस्ट के ये शक करते थे कि अगले ट्राइब का या अगले इंसान के हमला करने से पहले ही अगर मैं उस पर हमला कर दूं, मतलब कि मिसट्रस्ट पाया जाता था, किसी पर एतबार नहीं था। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें कंपटीशन होता था पावर के लिए, और बाकी भी चीज़ों के लिए कंपटीशन होता था, जैसे लैंड हो गई, रिसोर्सेज हो गए। तो यही कंपटीशन फिर आगे जाके कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता था, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता था। उसके बाद जब कन्फ्लिक्ट आ जाता था तो इनसिक्योर हो जाती थी लाइफ भी और प्रॉपर्टी भी, और एक कायोटिक स्टेट बन जाती थी। इसके अलावा फियर एंड डेंजर, स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के दिलों में फियर था, उनकी लाइफ को लेके, उनकी प्रॉपर्टी को लेके, उनकी ग्लोरी को लेके। इन चीज़ों का जो इंडिविजुअल है उसको फियर था और डेंजर था। और मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इन्हीं वाइटल एलिमेंट्स की वजह से, जो कि इंसान के इंस्टिंक्ट में पाए जाते हैं, जो कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, सिक्योर प्रॉपर्टी और ग्लोरी है, इन्हीं की वजह से ह्यूमंस ने, इंडिविजुअल्स ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर से के हवाले से एक फ्रेज यूज़ किया जिसका मतलब है द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसका मतलब ये था कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में कोई लड़ाई ना होती, कोई फाइटिंग ना होती, फिर भी इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता था। उसके बावजूद भी, फाइट ना होने के बावजूद भी एक डर, एक खौफ होता था ह्यूमन के अंदर, उसकी लाइफ को लेके, उसकी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर में जितने इंडिविजुअल्स थे उनके अंदर ये फियर पाया जाता
था हर हाल में, चाहे फाइटिंग हो या ना हो, कि वो मर जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली जाएगी। तो ये इस तरह की chaotic सिचुएशन थी स्टेट ऑफ नेचर में अकॉर्डिंग टू द हॉब्स। देन अकॉर्डिंग टू द हॉब्स ये बताया जा रहा है कि हाउ स्टेट ऑफ नेचर टर्न इनटू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। जब स्टेट ऑफ नेचर में ये सारा माहौल था तो किस तरह एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनी, किन स्टेजेस से गुजरी है और क्या क्या इनिशिएटिव्स लोगों ने लिए जिसकी वजह से वो सिविलाइज्ड हो सके और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंडिविजुअल था, इंसान, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी सेल्फ प्रिजर्वेशन, ग्लोरी और सिक्योर प्रॉपर्टी। मतलब कि ये तीन चीज़ें जो थी एक इंसान के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल थी और इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से ही लड़ाइयाँ होती थी और कत्ल भी होते थे। इसके अलावा ये परपीचुअल वॉर्स, इन्हीं की वजह से, सेल्फ प्रिजर्वेशन ना होने की वजह से, ग्लोरी की और प्रॉपर्टीज़ की वजह से परपीचुअल वॉर्स होती थी। और फिर इन्हीं परपीचुअल वॉर्स को ख़त्म करने के लिए इंडिविजुअल्स ने आपस में डिसाइड किया कि अपनी जो सोवरेनिटी है उसको थोड़ा सरेंडर किया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और किसी थर्ड पार्टी को अथॉरिटी दी जाए। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स इस पॉइंट पे जो इंसान था उन्होंने अपनी रेशनैलिटी को यूज़ किया, अपनी रेशनैलिटी को यूज़ करके उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, एक दूसरे को लाइफ की गारंटी दी है और थर्ड पार्टी को अपनी जो सोवरेनिटी है वो सरेंडर की है। इसके अलावा जैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सब्जेक्टिव फ्रीडम से ऑब्जेक्टिव फ्रीडम की तरफ आ गया एक सोसाइटी। जैसे सब्जेक्टिव फ्रीडम में आपको बताया कि सेल्फ रिगार्डिंग था, अपने ही इंटरेस्ट को देखा जाता था, अपने मुफादात को। तो उसी तरह जो ऑब्जेक्टिव फ्रीडम है ये अदर रिगार्डिंग है, जिसमें कॉमन गुड्स भी आ जाते हैं, जिसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट भी आ जाता है, जिसमें सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव फ्रीडम जब आ गया एक सोसाइटी में तो उसी के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ भी इमर्ज हुए, मतलब कि इखलाकियात भी इमर्ज हुए। इखलाकियात में यही आ जाता है कि कॉमन गुड का कंसेप्ट इमर्ज हुआ कि आपने दूसरों को लाइफ की गारंटी देनी है, दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी देनी है, आपने कोई इस तरह से अटैक वगैरह या वार वगैरह नहीं करनी है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में इन मोरल वैल्यूज़ के बारे में बता चुकी हूँ, मोरल रिलेटिविज़म के बारे में बता चुकी हूँ कि होब्स की क्या फ़िलासफ़ी है अबाउट मोरल रिलेटिविज़म। इसके बाद जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ऑब्जेक्टिव फ्रीडम आ गई, मोरल वैल्यूज़ इमर्ज हो गए, तो इसी तरह एक सिविलाइज सोसाइटी बन गई। सिविलाइज सोसाइटी तक जब लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, मोरल प्रिंसिपल्स इमर्ज हो गए थे, सोशल ऑर्डर भी बन गया था, इंस्टीट्यूशंस आ गए थे, ऑर्गेनाइजेशंस आ गई थी और लोगों ने अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके थर्ड पार्टी को दे दी। ये थर्ड पार्टी गवर्नमेंट थी, स्टेट थी। और इसी तरह इसी सिविलाइज सोसाइटी में लोगों ने एक दूसरे को गारंटी दी लाइफ की और लोगों के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसमें वो ग्लोरी हासिल कर सके अकॉर्डिंग टू द मेरिटोक्रेसी, और रूल एंड रेगुलेशन लॉज बनाकर जो प्रॉपर्टी है उसको भी सिक्योर किया गया। मतलब कि कोई किसी दूसरे के रिसोर्स पर या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, किसी दूसरे की लैंड पर जो है अटैक नहीं कर सकता, कब्जा नहीं जमा सकता, क्योंकि एक लॉ बन गया था, एक थर्ड पार्टी आ गई थी। और अगर एक इंसान ऐसे करता था तो फिर उसको सज़ा दी जाती थी, पेनल्टी दी जाती थी। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।